नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्राइम की सच्ची घटना में, एक नई वारदात में। नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। आईटी क्षेत्र में बेंगलुरु की इंफोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी का एक बड़ा नाम है। केरल की रहने वाली रासला ओपी इसी कंपनी के पुणे फेज 2 स्थित कंपनी में नौकरी करती थी। वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। इस कंपनी के प्रोजेक्ट इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उन्हें पूरा करने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों को कभी-कभी 24-24 घंटे तक काम करना पड़ता है। 29 जनवरी को रविवार था। शहर के अधिकांश ऑफिस और प्रतिष्ठान बंद थे, लेकिन इन्फोसिस कंपनी का एक प्रोजेक्ट इतना अर्जेंट था कि उसे पूरा करने के लिए कर्मचारियों को रविवार को भी ऑफिस आना पड़ा था। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की जिम्मेदारी पुणे और बेंगलुरु टीम को सौंपी गई थी। रासला भी इस दिन इसी प्रोजेक्ट की वजह से ऑफिस आई थी। बेंगलुरु में कुछ कर्मचारी अपने अपने घरों में बैठकर उसकी मदद कर रहे थे। कंपनी का प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो गया था। केवल कुछ ही औपचारिकताएं बाकी रह गई थी कि शाम 7 बजे अचानक रासला और बेंगलुरु टीम के बीच फोन और ईमेल से होने वाली बातचीत बंद हो गई। बेंगलुरु के कर्मचारी समझ नहीं पाए कि अचानक यह क्या हो गया। तमाम कोशिशों के बाद भी रासला और बेंगलुरु के कर्मचारियों के बीच जब संपर्क नहीं हो पाया तो उनके मन में तरह तरह की आकांक्षाएं जन्म लेने लगी। उन्होंने पुणे के बड़गांव के रहने वाले इंफोसिस सॉफ्टवेयर के सीनियर एसोसिएट कंसल्टेंट और रासला के प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर अभिजीत कोठारी को फ़ोन किया और पूरी बातें बताकर रासला के विषय में पता लगाने के लिए आग्रह किया। अभिजीत ने उसी वक्त रासला को फ़ोन लगाया। उसके फ़ोन की घंटी तो बज रही थी, पर वह फ़ोन नहीं उठा रही थी। इसके बाद उन्होंने पुणे फेज 2 स्थित कॉलोनी में ऑफिस के लैंडलाइन पर फ़ोन किया। फ़ोन एक सिक्योरिटी गार्ड ने उठाया। उसने अभिजीत को बताया कि वह ड्यूटी पर अभी अभी आया है। उसके पहले ड्यूटी पर सिक्योरिटी गार्ड भावन से किया था। वह अपनी ड्यूटी पूरी करके अपना चार्ज उसे देकर चला गया। अभिजीत कोठारी ने जब ड्यूटी पर मौजूद गार्ड से रासला के बारे में पूछा तो गार्ड रासला के केबिन में गया। इसके बाद उस गार्ड ने जो जानकारी दी उसे सुनकर उनके पैरों के तले जमीन खिसक गई। फिर क्या था, कुछ ही देर में अभिजीत कोठारी इन्फोसिस के ऑफिस पहुंच गया। उन्होंने देखा कि ऑफिस के अंदर रासला की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। शव के आसपास काफी खून फैला था। चेहरा पूरी तरह किसी भारी और ठोस वस्तु से कुचला गया था। अभिजीत कोठारी ने मामले की जानकारी कंपनी के पूर्व प्रमुख अधिकारियों और रासला के परिवार वालों को देने के बाद थाना हिंजवाली पुलिस को दे दी थी। थाना हिंजवादी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देकर वह मामले की जांच में जुट गए। वह घटनास्थल का निरीक्षण कर ही रहे थे कि पुणे शहर के डीसीपी गणेश शिंदे, एसीपी वैशाली जाधव भी घटनास्थल पर आ गई। उनके साथ डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अधिकारी भी आए थे। सभी ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि रासला की हत्या की बड़ी बेरहमी से की गई थी। उसके गले में एक पीले रंग का तार लपेटा हुआ था। वह कंप्यूटर का तार था। पुलिस यह जानने की कोशिश करने लगी कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जिसने इसकी हत्या के बाद चेहरा तक कुचल दिया। घटनास्थल की कार्रवाई पूरे करके पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुणे के मसन अस्पताल भिजवा दिया। इसके बाद कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर अभिजीत को बारी की ओर से रासला की हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया। शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला कि रासला जिस केबिन में बैठती थी वह बेहद सुरक्षित थी। उसका दरवाज़ा एक विशेष कॉर्ड के टच होने पर ही खुलता था। इससे पुलिस को यही लगा कि उसकी हत्या में किसी ऐसे आदमी का हाथ है जिसकी उस केबिन में आना जाना था। इस संबंध में पुलिस ने
कंपनी के कर्मचारियों से पूछताछ किया तो कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड भावन सैकिया पुलिस के शक के दायरे में आ गया। इसके बाद कंपनी के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो स्पष्ट हो गया कि सिक्योरिटी गार्ड भावन सैकिया ने ही रासला की हत्या की थी। एसीपी वैशाली जाधव के निर्देशन में जब पुलिस टीम सिक्योरिटी गार्ड भावन सैकिया के घर पर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। उसके घर के दरवाजे पर ताला लगा था। पड़ोसियों ने बताया कि भावन सैकिया की मां की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसीलिए वह अपने गांव चला गया है। जिस सिक्योरिटी एजेंसी में उसकी नियुक्ति थी उससे संपर्क कर पुलिस ने भावन सैकिया के बारे में सारी जानकारी ले लिया। जहां जहां से भावन सैकिया के गांव जाने के साधन मिलते थे उन सभी रास्तों पर नाकेबंदी करवा दी गई। इसके अलावा जांच टीम को 7 भागों में विभाजित कर उन्हें महानगर मुंबई और पुणे के विभिन्न इलाकों के लिए रवाना कर दिया। रासला की हत्या पुणे पुलिस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी, क्योंकि पिछले साल आईटी प्रोफेशन महिला ज्योति कुमारी, नैना पुजारी, दर्शना टोग करी और अंतरा दास की कंपनी के सिक्योरिटी गार्डों द्वारा जिस तरह हत्याएं की गई थी, उन्हें देखकर आईटी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं के भीतर डर का माहौल बन गया था। इसीलिए इस मामले का खुलासा करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों पर दबाव बढ़ गया। यही वजह थी कि एसीपी वैशाली जाधव ने इस मामले की जांच अपने हाथों में ले ली थी। आखिरकार एसीपी वैशाली जाधव और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई और 8 घंटे की कोशिश के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर रासला के हत्यारे भावन सैकिया को महानगर मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस टीम जिस समय छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुंची थी उस समय रात के लगभग 3 बज रहे थे। भावन सैकिया अपना पूरा चेहरा नीचे ढककर टिकट खिड़की के पास बैठा खिड़की के खुलने का इंतजार कर रहा था। मुखबिर के इशारे पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। सिक्योरिटी गार्ड भावन सैकिया को लेकर पुलिस पुणे आ गई। उससे थोड़ी पूछताछ करके उसे पुणे के प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी एएस रूलकर के सामने पेश कर 4 फरवरी 2017 तक की रिमांड पर ले लिया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने इस हत्याकांड की जो कहानी बताई वह कहानी इस प्रकार थी। 27 वर्षीय भावन सैकिया मूल रूप से असम के गांव ताती बिहार का रहने वाला था। उसके पिता के 3 शादियां की थी। भावन सैकिया उसकी तीसरी पत्नी का बेटा था। भावन सैकिया महत्वाकांक्षी के साथ पढ़ाई लिखाई में भी होशियार था। उसका स्वभाव उग्र था। इस वजह से उसकी अपने सौतेले भाइयों से नहीं पड़ती थी। 12वीं कक्षा में अच्छे अंक पाने के बाद उसने स्नातक की पढ़ाई करनी चाहिए, पर उसके सौतेले भाई नहीं चाहते थे कि वह पढ़े। किसी न किसी बात को लेकर वह उससे झगड़ने लगते थे। फिर एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सन 2013 में उसने अपने सौतेले भाई की हत्या कर दिया। हत्या के बाद वह घर से फरार हुआ तो वापस गांव नहीं लौटा। सन 2014 में वह पुणे पहुंच गया और वहां की एक सिक्योरिटी एजेंसी में शो गार्ड के पद पर उसकी नौकरी लग गई। कंपनी की तरफ से भावन सैकिया की तैनाती इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी के ऑफिस में हो गई। उसने ऑफिस के पास ही हिजवादी के दौरान उसमें काफ़ी परिवर्तन आ गया था। ऑफिस में काम करने वाली लड़कियों को वह चाहत की निगाहों से देखता था। खूबसूरत लड़कियां उसकी कामजोरी बन गई थी। किसी न किसी से वह उनसे बातें करता और उन्हें छूने की कोशिश करता था। इसी प्रकार की कोशिश जब उसने रासला ओपी के साथ की तो उसने भावन सैकिया की बात अनदेखी नहीं की, बल्कि उससे अपनी नाराज़गी भी जता दिया। घटना के 2 दिन पहले रासला ने भावन सैकिया को अपने केबिन में बुलाकर काफ़ी डांटा, फटकारा और उसकी हरकतों की शिकायत ईमेल द्वारा उसकी सिक्योरिटी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से करने की भी धमकी दी। इस धमकी से भावेश सैकिया काफ़ी डर गया। उसे लग रहा था कि रासला उसकी शिकायत जरूर कर देगी। उसकी शिकायत पर उसे अपनी नौकरी जाने का डर था।
24 वर्षीय रासला ओजम पोई पुराई उर्फ रासला ओपी मूल रूप से केरल राज्य के कालीकट जिले के गांव कुदमंगलम की रहने वाली थी। उसके पिता झम पोई पुराई उर्फ राजू ओपी होमगार्ड में एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी थे। परिवार में उसके और पिता के अलावा एक बड़ा भाई तेजस कुमार ओपी था। मां पुष्पलता का देहांत उस समय हो गया जब छोटी थी। दोनों भाई बहन का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता था। पिता से ही दोनों को मां का प्यार मिला था। घर की परिस्थितियों को देखते हुए दोनों बच्चों ने मन लगाकर पढ़ाई की। रासला और तेजस कुमार दोनों ने 98% से 12वीं की परीक्षा पास किया। इंजीनियरिंग की परीक्षाएं भी दोनों ने प्रथम श्रेणी से पास की थी। इंजीनियरिंग के बाद तेजस कुमार को आबू धाबी की एयरलाइंस कंपनी में और रासला को बेंगलुरु की इन्फोसिस सॉफ्टवेयर कंपनी में असिस्टेंट इंजीनियर के पद पर नौकरी लग गई। अपने बच्चों को अच्छी जगह और अच्छे पद पर देखकर राजू ओपी की सारी चिंताएं दूर हो गईं। रासला की अच्छी पोस्ट देखकर तो उनकी शादी के रिश्ते भी आने शुरू हो गए थे। रासला खूबसूरत तो थी ही, साथ ही वह कंपनी की जिस पोस्ट पर काम करती थी उसकी जिम्मेदारी भी अच्छी तरह निभा रही थी। अपने काम और व्यवहार से उसने कंपनी के कई वरिष्ठ अधिकारियों के दिल में एक खास जगह बना ली थी। इस श्रेणी में एक बड़ा अधिकारी ऐसा था जो रासला को अपने दिल में एक खास जगह देना चाहता था, पर रासला को वह पसंद नहीं था, जिसके कारण वह अधिकारी रासला के चिढ़ गया था और उसे किसी न किसी बहाने परेशान करने लगा था। उस अधिकारी से परेशान होकर रासला ने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से उसकी शिकायत कर दी, साथ ही अपना इस्तीफा भी दे दिया। लेकिन कंपनी ने उसका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, बल्कि कंपनी ने रासला का ट्रांसफ़र इन्फोसिस कंपनी की पुणे ब्रांच में कर दिया और पुणे के हिजवादी के जयराम नगर फेज 1 में उसके रहने की व्यवस्था भी कर दी। पुणे ब्रांच में रासला को आए अभी 5 महीने ही हुए थे कि उसे ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड भावन सैकिया से 2-4 होना पड़ा। घटना के दिन सारा ऑफिस बंद होने के बावजूद भी कंपनी द्वारा सौंपे गए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रासला को अपने ऑफिस आना पड़ा था। दिन के 2 बजे जब वह अपने ऑफिस में पहुंची तो काफ़ी खुश थी। उस समय सिक्योरिटी गार्ड भावन सैकिया अपनी ड्यूटी पर तैनात था। रासला ने अपने एक्सेस कार्ड से केबिन का लॉक खोला और केबिन के अंदर जाकर अपने बेंगलुरु ब्रांच के कुछ साथियों के साथ ऑनलाइन जुड़कर अपने प्रोजेक्ट की तैयारी में जुट गई थी। इधर रासला की धमकी और अपनी नौकरी को लेकर भावन सैकिया काफ़ी परेशान था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे क्या ना करे। शिकायत को अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक जाने से कैसे रोके, इसी बारे में वह सोचने लगा। सोच विचार करने के बाद उसने खतरनाक फैसला ले लिया। उस समय रासला ऑफिस में अकेली थी। बातचीत करने के लिए मौका अच्छा था। अपनी हरकतों की माफ़ी मांगने के बहाने वह रासला के कैबिन में जाने में कामयाब हो गया। केबिन के अंदर पहुंचते ही उसने रासला से कहा, मैडम, आप मेरी शिकायत मेरे अधिकारियों से नहीं करना, वरना मेरी नौकरी चली जाएगी और मैं बेकार हो जाऊंगा। वह गिड़गिड़ाया। रासला ने एक बार गार्ड के चेहरे को देखा, जिस पर मिले जुले खौफ का असर स्पष्ट दिखाई पड़ गया। हालांकि रासला ने उसकी हरकतों को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन वह उसे थोड़ा और सबक सिखाना चाहती थी जिससे वह सुधर जाए। इसीलिए वह गंभीर होते हुए बोली, नौकरी चले जाएगी, बेकार हो जाओगे, तो मैं क्या करूं? तुम्हें लड़कियों को परेशान करने का बड़ा शौक है ना? अब भुगतो। मैंने तो तुम्हारी शिकायत तुम्हारी कंपनी के सीनियर अधिकारियों को ईमेल से कर दी है। अब बच जाओ, गांव में ही बैठना। यह सुनकर भावन सैकिया का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। अपने आपे से बाहर होते हुए उसने इंटरनेट का वायर खींचकर रासला के गले में डालते हुए कहा, मैडम, यह तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें इसकी सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। रासला उसका इरादा जानकर अपने बचाव के लिए काफ़ी चीखी चिल्लाई, पर उस वक्त उसकी मदद के लिए वहाँ कोई नहीं था। उसने उस इंटरनेट वायर से रासला का गला घोंट दिया। उसकी हत्या करने के बाद उसने
ब्यूटी ड्यूरो के ठोकरे मार मार कर उसका चेहरा लहूलुहान कर दिया। रासला की हत्या करने के बाद जब भावन सैफिया का गुस्सा शांत हुआ तो वह बाहर आकर आराम से अपनी जगह बैठ गया। उसे पुलिस और कानून का डर लगने लगा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब कहाँ जाए। गांव जा नहीं सकता था क्योंकि उस पर सौतेले भाई की हत्या का आरोप था। पूरे और गांव की पुलिस से बचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में उसे बस आत्महत्या के अलावा और कोई चारा नहीं दिखा। उसकी ड्यूटी का टाइम भी पूरा हो चुका था। जैसे ही दूसरा सिक्योरिटी गार्ड शिफ्ट बदलने आया तो उसे जिम्मेदारी सौंपकर भावन सैकिया ऑफिस से निकल गया। आत्महत्या करने के लिए वह पुणे रेलवे स्टेशन पर पहुंचा ताकि किसी ट्रेन के सामने कूदकर जीवन लीला खत्म कर ले, लेकिन ऐसा करने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। फिर उसने आत्महत्या करने के बजाय किसी दूसरे शहर में जाने का इरादा बनाया। अपने कमरे से उसे कुछ जरूरी सामान भी साथ लेना था, इसीलिए कमरे पर पहुंचकर उसने पड़ोसियों से झूठ कह दिया कि उसकी मां की तबीयत खराब है। बैग में कपड़े आदि भरकर वह महानगर मुंबई के छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहां से टिकट लेकर उसे अपनी किसी मंजिल की ओर रवाना होना था, पर इसके पहले ही वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। भावन सैकिया से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने न्यायालय में पेश कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस ने रासला ओपी के शव को पोस्टमार्टम के बाद उसके पिता राजू ओपी और परिजनों को सौंप दिया। पिता और परिवार वालों का कहना था कि रासला की हत्या एक साजिश के तहत इंफोसिस कंपनी के ही एक बड़े अधिकारी ने कराई है, जिसकी शिकायत उन्होंने हिचवादी पुलिस थाने में दर्ज करवा दिया। पुलिस ने उन्हें भरोसा दिया कि रासला की हत्या के मामला में भी जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच थाना प्रभारी अणुर वायकर कर रहे थे। तो दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए।